हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में डीसी मशीन के एप्लीकेशन पर हम डिस्कस किए थे, टाइप्स के एप्लीकेशन पर आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है कि डीसी शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है कांस्टेंट डीसी सप्लाई के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए, अल्टरनेटर के उत्तेजक के रूप में या एक्साइटर के रूप में, या सभी। तो यहाँ पर डीसी शंट जनरेटर का एक सबसे बड़ा खास बात ये होता है, ये जो है आपके पास एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई के लिए, कांस्टेंट डीसी सप्लाई के लिए आपके पास उपयोग किया जाता है। और इसी गुण की वजह से इसको हम लोग कांस्टेंट डीसी सप्लाई के रूप में, बैटरी चार्जिंग के रूप में और अल्टरनेटर के उत्तेजक के तौर पे हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या जाएगा आपके पास, डी। इसके अलावा एक एडिशनल जानकारी ये ध्यान पे रखिएगा कि एक डीसी शंट जनरेटर मैक्सिमम जो है आपके पास 750 वोल्ट तक जो है डीसी मैक्सिमम जनरेट कर सकता है। उसी तरीके से यदि मैं एसी मशीन की अगर बात करूं तो एक एसी मशीन जो है आपके पास 33 किलो वोल्ट तक जो है मैक्सिमम जनरेट कर सकता है। और भारत में व्यावसायिक तौर पर जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है वो आपके पास 11 किलो वोल्ट पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें आते हैं। HVDC लाइन में वोल्टेज बूस्टर के तौर पर उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि HVDC लाइन आपके पास क्या है, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन होता है। ठीक है, तो HVDC लाइन का हम उपयोग करते हैं यदि हम किसी पावर को 300 किलोमीटर से अधिक यदि पावर को ट्रांसफर करना हो तो हम HVDC लाइन से पावर को ट्रांसफर करते हैं। और 300 किलोमीटर से कम के लिए हम लोग जो है जनरली HVAC लाइन का उपयोग करते हैं। जैसे किसी बिजली को जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना हो, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में उसका उत्पादन हो रहा है, गोवा जैसे है, कर्नाटक है, तमिलनाडु या अदर राज्य में अगर भेजनी हो तो वहाँ पर हम लोग जो है HVDC लाइन का उपयोग करते हैं। और जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ती जाती है तो अंतिम जो उसके टर्मिनल पर वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है। उसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम लोग वोल्टेज बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं। और वोल्टेज बूस्टर के तौर पर हम लोग जो है डीसी सीरीज जो है आपके पास जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग जो है वोल्टेज बूस्टर के तौर पर। डीसी शंट जनरेटर का अभी आपको बताया कांस्टेंट डीसी सप्लाई के लिए, और कंपाउंड जनरेटर को भी HVDC लाइन में वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जनरली डिफरेंशियल कंपाउंड का आपके पास उपयोग किया जाएगा आर्क वेल्डिंग में। देखिए आर्क वेल्डिंग में ना आपके पास एसी और डीसी दोनों में इसको कार्य करा सकते हैं। तो जिस समय हम लोग जो है अगर डीसी में अगर उपयोग करेंगे तो डीसी में वही आपके पास डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर का हम लोग उपयोग करेंगे। और यदि एसी में अगर उपयोग कराना है तो इसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का स्कॉट कनेक्शन का उपयोग करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के स्कॉट कनेक्शन से हम लोग क्या है आर्क वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डीसी सीरीज मोटर में संतृप्त अवस्था से पहले व बाद में टॉर्क और आर्मेचर करंट के मध्य क्या संबंध होता है। तो डीसी मोटर में अगर मान के चलो टॉर्क और आर्मेचर करंट के रिलेशन देखा जाए तो डीसी मोटर का टॉर्क का फार्मूला होता है Z phi IA P डिवाइडेड बाय आपके पास 2 pi A होता है, जहां पर Z जो है नंबर ऑफ कंडक्टर है, 5 फ्लक्स को दर्शाएगा, IA आर्मेचर करंट को दर्शाता है, P पोल की संख्या को दर्शाता है और A पैरेलल पाथ की संख्या को दर्शाता है। एक बार डीसी मोटर डिजाइन हो जाने के बाद जो है पोल की संख्या, कंडक्टर की संख्या और पैरेलल पाथ की संख्या फिक्स रहती है। केवल और केवल आपके पास जो है फ्लक्स और आर्मेचर करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि टॉर्क की वैल्यू दो चीजों पर मुख्यतः निर्भर करती है, एक तो आपके पास फ्लक्स पर और दूसरा आपके पास आर्मेचर करंट पर। फ्लक्स जो है जनरली डीसी मशीन को फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड कराता है और आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर करंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर के केस में जो है आपके पास फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के दोनों आपके पास सीरीज में होते हैं। और इसका मुख्य काम होता है फ्लक्स को उत्पन्न करना, इसका मुख्य काम होता है आर्मेचर करंट को उत्पन्न करना। तो दोनों के दोनों सीरीज में होने की वजह से जो है यहाँ पर आर्मेचर फ्लक्स जो है आर्मेचर करंट के समानुपाती होती है। तो जब फ्लक्स आर्मेचर करंट के समानुपाती हो गई तो यहाँ पर टॉर्क और आपके पास आर्मेचर करंट के बीच में आपके पास कैसा रिलेशन बनेगा, आपके पास आई स्क्वायर का रिलेशन बनता है। ठीक है, टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में आई स्क्वायर का रिलेशन बनेगा। अब इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि यहाँ पर संतृप्त अवस्था से पहले
और यहाँ पे लिखा है संतृप्त अवस्था के बाद में। अब ये क्या चीज़ें हैं, अब देखिए जैसे अपन मोटर में लोड बढ़ाते जाते हैं ना, तो लोड बढ़ाने पर जो है इसका प्रभाव जो है फ्लक्स पर भी पड़ता है, और फ्लक्स जो है आपके पास आर्मेचर करंट की सीरीज में है। तो लोड बढ़ा तो लोड बढ़ने पर आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ने पर फ्लक्स बढ़ेगा। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना उसका एक लिमिटेशन होता है, एक जो है सीमा होती है जिसके ऊपर जो है उसको मैग्नेटाइज या चुंबकित नहीं किया जा सकता, तो उसी को बोलते हैं संतृप्त अवस्था। तो संतृप्त अवस्था जो है एक लिमिट है, एक लिमिटेशन है, उससे अधिक हम लोग दे दिए तो सैचुरेशन की स्थिति आ जाएगी। तो सैचुरेशन से अगर देखा जाए तो आपके पास टॉर्क आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है, लेकिन सैचुरेशन के बाद जो है आपके पास फ्लक्स की वैल्यू स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इस कारण से यहां पर मैं बोल सकता हूं कि टॉर्क जो है सीधे सीधे आर्मेचर करंट के समानुपाती होगी। तो यहां पर दो सिचुएशन बोला है, आपके पास पहले बोला है तो आपके पास IA का स्क्वायर आएगा, बाद में बोला है तो आपके पास IA के समानुपाती होगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरिएबल स्पीड और हाई स्टार्टिंग टॉर्क लोड के लिए उपयुक्त मोटर है। तो यहां पर बोला है कि वेरिएबल स्पीड मतलब स्पीड की वैल्यू को हम परिवर्तित कर सकते हैं, और हाई स्टार्टिंग टॉर्क लोड के लिए आपके पास जो है किस प्रकार की मोटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब देखिए हमारे पास ना अलग अलग एप्लीकेशन के आधार पर, अलग अलग लोड के आधार पर अलग अलग प्रकार के लोड अवेलेबल होते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क अवेलेबल होते हैं। जैसे कि यदि मान के चलिए जैसे एनालॉग की घड़ी, जैसे इस एनालॉग की घड़ी को यदि आप रोटेट कराना हो तो हमको लो स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। अब जैसे फैन चल रहा है या कोई पंप चल रहा है तो उसको मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क की लोड होती है। अब जैसे किसी ट्रेन को खींचना है या किसी भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो वहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की लोड की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे जो है आपके पास लोड अलग अलग प्रकार के होते हैं, हाई स्टार्टिंग, मीडियम स्टार्टिंग और लो स्टार्टिंग। क्वेश्चन में बोला है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क लोड के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क लोड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीसी सीरीज मोटर का। इसी कारण से जितने भी ट्रैक्शन मोटर जो होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन होते हैं, वहां पे डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम इसकी स्पीड की वैल्यू को कम या ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं डीसी कंपाउंड मोटर की अगर बात करूं तो ये डीसी कंपाउंड मोटर जनरली जो है आपके पास कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन, अगर मैं टॉर्क की स्पीड में अगर देखूं तो ये आपके पास मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क लोड के लिए, मीडियम स्टार्टिंग लोड के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। उसी तरीके से डीसी कंपाउंड अगर मान के चलो मोटर के लिए इस्तेमाल करो तो ये आपके पास इंटरमिटेंट लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटरमिटेंट लोड कहने का मतलब होता है ऐसे लोड जहां पर जो है ऐसे एप्लीकेशन जहां पर लोड बार बार परिवर्तित होता हो। जैसे कि आपके पास जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हो तो एस्केलेटर होता है जो चलने वाली सीढ़ी होती है, लिफ्ट होता है, तो यहां पर लोड परिवर्तनशील होता है, तो वहां पर हम लोग डीसी कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर का आपको बता दिया, जैसे ट्रेन हो गया, हॉइस्ट हो गया, क्रेन हो गया, वहां इस्तेमाल करेंगे। डीसी शंट मोटर का उपयोग हम लोग जो है कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल स्पीड और हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए डीसी सीरीज मोटर इस्तेमाल करेंगे। डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है, जैसे अभी हम आपको बताया कि मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क लोड के लिए, तो मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क में आपके पास फैन और पंप लोड आते हैं। ठीक है, फैन और पंप लोड आते हैं। ट्रेन और हॉइस्ट जो है हाई स्टार्टिंग टॉर्क लोड है। एलिवेटर और एस्केलेटर ये भी आपके पास हाई स्टार्टिंग टॉर्क लोड है। तो इस तरीके से यहाँ पर फैन और पंप जो है आपके पास डीसी शंट मोटर का आपके पास एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास है चलने वाली सीढ़ी और आपके पास लिफ्ट। तो इसी चलने वाली सीढ़ी को ना एस्केलेटर के नाम से जाना जाता है। ये है आपके पास एस्केलेटर, और जो लिफ्ट है इसको हम लोग एलिवेटर कहते हैं। एलिवेटर, एस्केलेटर और एलिवेटर। तो एस्केलेटर और एलिवेटर में आपके पास जो है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड और सीरीज में समानता ये देखने को मिलेगी, ये भी आपके पास हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्युलेटिव को भी कर सकते हैं। लेकिन डीसी सीरीज मोटर को ना हम कभी भी नो लोड पर कार्य नहीं करा सकते, क्योंकि नो लोड पर जब कभी भी वो कार्य करेगा तो ऐसी परिस्थिति में उसकी स्पीड की वैल्यू अनंत रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि इसके स्पीड की वैल्यू जो है उसके आर्मेचर करंट की व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब नो लोड कहने का मतलब आपके पास लोड करंट की वैल्यू 0 और इसकी स्पीड की वैल्यू अनंत हो जाती है। लेकिन कम्युलेटिव जो होता है वो सीरीज और शंट का मिक्सचर होता है। यदि किसी कारणवश उसमें सीरीज करंट की वैल्यू 0 भी हो गई तो शंट वाइंडिंग जो है उस स्पीड को हाई स्पीड होने से बचा लेता है, खतरनाक रूप से बढ़ने से बचा लेता है। इस कारण से कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को जो है हम लोग इंटरमिटेंट लोड में इस्तेमाल करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है
चलने वाली सीढ़ी और लिफ्ट। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकोमोटिव मोटर या इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए उपयुक्त मोटर कौन सा है? अभी आपको बताया ट्रैक्शन में आता है तो ये आपके पास डीसी सीरीज मोटर होगा। इसके अलावा जो है इंडक्शन मोटर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखो डायरेक्टली अगर हमको डीसी सप्लाई से चलाना है तो आपके पास डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर एसी से अगर चलाना है तो हम इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास इलेक्ट्रिक ट्रेन में दोनों प्रकार के मोटर हम लोग उपयोग कर सकते हैं, डीसी सीरीज मोटर के भी उपयोग कर सकते हैं और इंडक्शन मोटर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी में या अनुसंधान केंद्रों में निम्न मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास आंसर आएगा डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। देखो अगर पूरे डीसी मोटर में अगर एप्लीकेशन की बात किया जाए ना तो प्रैक्टिकल तौर पर, व्यवहारिक तौर पर जो है डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर का उपयोग नहीं किया जाता। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास इसमें लोड बढ़ने पर स्पीड की वैल्यू बढ़ने लगती है। ठीक है, लोड बढ़ने पर स्पीड की वैल्यू बढ़ने लगती है। जैसे प्रैक्टिकल तौर पर सोचिए, आप जो है यदि आप जो है नॉर्मली आपके ऊपर किसी भी प्रकार का भार नहीं है, आप 20 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो का वजन बढ़ाते जाए तो आपकी स्पीड जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी। सेम मोटर में भी होता है कि जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो उसकी गति जो है कम होने लगती है, लोड बढ़ता है गति कम होने लगती है। लेकिन डिफरेंशियल कंपाउंड के केस में लोड बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल तौर पर, प्रायोगिक तौर पर जो है संभव नहीं है। इसी कारण से इसको केवल रिसर्च सेंटर में हम लोग उपयोग करेंगे, लेबोरेटरी में इसका उपयोग करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल मोटर का कार्य होता है, यूनिवर्सल मोटर जो है कार्य करता है, सॉरी, तो ये आपके पास एसी और डीसी दोनों में काम करता है। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल मोटर के अंतर्गत में आपके पास जो है डीसी सीरीज मोटर है होता है, या इसी को हम लोग एसी सीरीज मोटर भी कह देते हैं, एसी सीरीज मोटर होते हैं। यूनिवर्सल मोटर का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है जितने भी होम अप्लायंसेज जैसे मिक्सचर ग्राइंडर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, या आपके घर में जितने भी मशीन टूल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी स्पीड जो है आपके पास 4000 आरपीएम से लेकर 6000 आरपीएम तक होती है, वहां पर हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूनिवर्सल मोटर जो है एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है। ठीक है, थैंक यू।